यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी पिछली क्लास में हमने मूल्यांकन का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और हम इसी अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अब चर्चा करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की। हमारा अगला टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये आएगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। लिख देती हूँ। देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो अगर इसका शॉर्ट रूप इस प्रकार होगा, जैसे कि ये वाला सी, ये वाला सी और ये ई, यानी कि सी सी ई, और इसका ये शॉर्ट रूप भी चलता है। कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, केवल हमें सी सी ई शब्द ही देखें, उसके बारे में कोई भी जानकारी पूछी जा सकती है। तो हम भी हमारे आगे की चर्चा में सी सी ई का ही प्रयोग करेंगे। देखिए, CCE है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी और ये है क्या। देखिए, अगर मैं कहूँ तो इस शिक्षा में रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी आवश्यक है उसी प्रकार CCE आवश्यक है। देखिए किस प्रकार ये है शिक्षा में में रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किस प्रकार है, क्योंकि देखिए इसमें दो टर्म आई है हमारे, सतत एवं व्यापक। तो हम देखेंगे सतत क्या है और व्यापकता क्या है। सबसे पहले मैं सतत शब्द को वर्णित करती हूँ। जैसे कि सतत का अर्थ, जैसे कि आप जानते हैं कि निरंतर या लगातार है, जैसे कि हमारे इसमें भी आया, यानी कि निरंतर। और अगर हम व्यापक का देखें अर्थ, तो व्यापक का अर्थ होगा प्रत्येक व्यवहार से पहलू, यानी कि ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चले और ऐसा मूल्यांकन जिसमें बालक के प्रत्येक व्यवहार के पहलू को मद्देनजर रखा जाता हो, उससे कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन शुरू होता कब से है? ये बालक की, जब बालक विद्यालय में पहली बार प्रयोग आएगा, विद्यालय में आता है, तब से ही ये स्टार्ट हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत कब से होगी? तो देखिए, शुरुआत होगी बालक के विद्यालय प्रवेश के पहले दिन से आरंभ। माना कि कोई बालक 4 या 5 साल का है, माना कि ये एक बालक है और यह है 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष में पहली बार स्कूल जा रहा है, तो जिस दिन इसने विद्यालय के अंदर प्रवेश किया, तो उस दिन जिस दिन इसका प्रवेश था, वह दिन कौन सा दिन कहलाएगा? मूल्यांकन का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रथम दिन कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा बालक के विद्यालय, ये रहा बालक, बालक के विद्यालय में प्रवेश का पहला दिन। जिस दिन इसने पहली बार प्रवेश किया, यानी कि इसका जिस दिन दाखिला हुआ, जिस दिन इसने शुरुआत की स्कूल जाने की, उस दिन से ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शुरू हो जाता है। देखिए, अगर ये शुरुआत है तो अंत कब होगा? देखिए, वैसे तो इसका कोई अंत नहीं है, परंतु फिर भी अगर इसका एक रूप देखें तो विद्यालय के अंतिम दिन तक, क्योंकि विद्यालय से शुरू हुआ तो विद्यालय के अंतिम दिन तक, यानी कि बालक
इसके सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत कब हुई? प्रथम दिन से। और अंत कब हुआ? अंतिम दिन तक। यानी कि विद्यालय की शुरुआत से लेके एंड तक के जो दिन है उसमें बालक का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन चलता ही रहेगा। ठीक है। अब अगर हम देखें तो सीसी एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है। सीसी क्या है? एक स्कूल आधारित, स्कूल यानी कि विद्यालय से आधारित, जाहिर सी बात है, हम जैसे कि जानते हैं कि विद्यालय में ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इसमें बालक के सर्वांगीण विकास के लिए इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करना मूल्यांकन कहलाता है। अगर कोई विद्यार्थी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्यापकता का मतलब ही यही हुआ कि सभी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो मूल्यांकन किया जाता है। देखिए, अगर बालक के सभी पहलू यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इत्यादि, सामाजिक, संवेगात्मक, इसमें सभी बालक के सभी विकास का ध्यान रखा जाता है। सीखने की प्रक्रिया इसमें सतत होती है और व्यापकता युक्त होती है। देखिए, ये तो बात हो गई हमारी बालक से संबंधित। अब ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आया कब से? देखिए, सीसी की शुरुआत 2010 में ये लागू हुआ। कब हुआ? 2010 में ये लागू हुआ। 2010 में लागू होने के बाद आरंभ कब हुआ ये? पहले आरंभ में ये केवल मात्र 7 स्कूलों में ही शुरू हुआ। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण राजस्थान में लागू। देखिए, इसकी शुरुआत 2010 में हुई। पहले केवल ये 7 स्कूलों में ही आरंभ किया गया, यानी कि 1 अप्रैल 2010 से केवल यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत केवल मात्र 7 स्कूलों में ही इसका अध्ययन किया गया कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना, इसमें आने वाली कठिनाइयाँ, इसके गुण, दोष, लाभ इत्यादि की एक पूर्व जानकारी लेने के कारण केवल ये 7 स्कूलों में ही आरंभ किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया, यानी कि लागू कर दिया गया। अगर हम देखें तो इसकी जो कक्षाएं हैं, यानी कि ये लागू तो हो गया, लेकिन ये लागू कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? तो देखिए, जो 1 अप्रैल को जब ये लागू हुआ तो ये हमारे 2 कक्षाएं दो एक प्रकार की स्कूल होती है, एक तो CBSE प्रकार की और एक होती है RBSC प्रकार की। अब जो CBSE प्रकार की स्कूल है, यानी कि कक्षा 1 से 10 तक में ये लागू हो गया। देखिए, कक्षा 1 से 10 तक की अगर हम विद्यालय का वर्गीकरण, माफ़ कीजिएगा, तो उसमें 1 से लेके 5 तक में यह, इसमें तो पहले इसमें भी लागू है और ये 6 से लेके 8 तक दोनों क्रम में ये इस प्रकार लागू, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो ये दोनों क्रम में इस प्रकार लागू हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि CBSE में कक्षा 1 से लेके 10 तक लागू है। अगर हम RBSC की बात करें तो RB में कुछ इस प्रकार है। RBSC की जो विद्यालय हैं RBSC से संबंधित संचालित, उनके अंदर अगर हम 2 प्रकार से बांटें, कक्षा 1 से 5 तक एवं कक्षा 6 से 8 तक, तो कक्षा 1 से 5 तक में ये लागू है, जबकि 6 से 8 तक में अभी तक लागू नहीं है। ये बात हुई RBSC फर्म की। देखिए, आपसे जब भी पूछा जाएगा, इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। विद्यालय 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आपको पता है, एक तो CBSE संबंधित पाठ्यक्रम से संबंधित, एक RBSC से संबंधित जो कि हमारी राजस्थान की है। और राजस्थान में जब ये लागू हुआ तो ये इसमें 2 डिवाइडेशन हो गए, एक तो कक्षा 1 से 5 तक और एक कक्षा 6 से 8 तक। और कक्षा 6 से 8 तक में अभी तक ये लागू नहीं है, जबकि कक्षा 1 से लेकर 5 तक में ये लागू है। देखिए, इस पे राजस्थान के जयपुर एवं अलवर शहर में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बन चुकी है। देखिए, ये तो बात हुई इससे संबंधित। अब हम देखते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, इसके हैं ये क्षेत्र।
देखिए सबसे पहले तो इसमें अगर हम देखें तो पाठ्यक्रम के विषय, सबसे पहले तो पाठ्यक्रम के विषयों का मूल्यांकन होता है। अब पाठ्यक्रम के विषय कौन कौन से होते हैं जैसा कि आपको पता है, इंग्लिश होता है, गणित होता है, हिंदी होता है। जिस प्रकार भी जितने विषय हैं, जैसे कि कोई भी विषय, विज्ञान है जैसे, या रसायन विज्ञान, या जो भी जैसे भी विद्यालय में विषय चलते हैं, संगीत विषय हो चाहे अलग कोई और विषय हो, जो भी विषय विद्यालय में चल रहा है उन सभी का मूल्यांकन होगा। दूसरा अगर मूल्यांकन होगा तो किस प्रकार होगा, जैसे कि कला, यानी कि संगीत कला, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि कला का मूल्यांकन, कि बालक में क्या क्या कलाएं हैं, जैसे कि कला का मूल्यांकन होगा। इसमें मुख्यतः संगीत कला और जैसे कि नाट्य कला, इसमें इत्यादि, जैसे कि डांस कला या बालक खेल कला, जो भी बालक के अंदर कला है उससे संबंधित, यानी कि इसमें बालक की कलाएं रखी जाती है। और अगर दूसरा टॉपिक हम देखें तो बालक के खेल कूद एवं गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि बालक किस खेल कूद में, किस गतिविधि के कैसा व्यवहार कर रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो चित्रकारिता या चित्रकला, जैसे कि चित्रकला वैसे कला में आ गई थी, पर मैंने अलग से और ले दिया है क्योंकि इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एवं शारीरिक रचनात्मक, यानी कि बालक का शारीरिक रचनात्मक में कितना विकास है, इन सभी बातों को मद्देनजर रखा जाता है। देखिए अब हम जानते हैं कि ये होते किस प्रकार हैं। देखिए ये किस प्रकार होते हैं, सबसे पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विद्यालय की शुरुआत से लेकर अंत तक चलता है, लेकिन यह कई टुकड़ों में चलता है, यानी कि हर सत्र में नए सिरे से शुरुआत की जाती है। नए सिरे से मतलब हर सत्र में बालक का अलग से ग्राफ तैयार किया जाता है। अगर हम एक सत्र की बात करें कि एक सत्र में किस प्रकार किया जाता है, तो हम एक सत्र के अंदर अगर देखें तो एक सत्र में कुल अवधि होगी हमारी 10 माह तक सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाएगा। और कुल अगर हम देखें तो कितना किया जाएगा, 100%। कुल अंक अगर हम देखें तो 100%। तो अगर हम इनका हम वर्गीकरण करें तो किस प्रकार होगा, देखिए प्रथम जो अवधि होगी, प्रथम अवधि के जो अगर हम अंक देखें तो ये होगा 50% पाठ्यक्रम में से। देखिए 50% पाठ्यक्रम में से। अगर हम देखें तो ये कुल माह कितने माह तक किया जाएगा, प्रथम अवधि का 5 माह तक। देखिए ये 10 थे, 10 को इधर तोड़ दिया, देखिए ये 100 है, 100%, 100 को इसमें जोड़ दिया तो 50% आ गए। और ये कुल अवधि थी 10 को अगर हमने 2 भागों में बांट दिया तो आ गए हमारे 5 माह। देखिए हमारे पास आ गए हैं 5 माह, ठीक है। और अगर हम इस प्रकार इधर भी देखें तो इधर भी इसी प्रकार होगा कि द्वितीय अवधि भी कुल अंक होते हैं 50% पाठ्यक्रम में से। और अगर हम देखें तो ये 5 माह चलेगा। तो ये चला 5 माह, ठीक है। अब ये किस प्रकार लिया जाएगा इसकी अब हम चर्चा करते हैं। देखिए हमारे जो पाठ्यक्रम में है वह है इस प्रकार। देखिए 2 प्रकार के मूल्यांकन बालक से लिए जाते हैं, एक होते हैं रचनात्मक और एक होते हैं योगात्मक। देखिए रचनात्मक को कहा जाता है FA और योगात्मक को कहा जाता है SA। अगर मैं शॉर्ट में लिखूं
तो मैं इस प्रकार लिख सकती हूँ। पहले एक बार आप इसको देख लीजिए। देखिए एफ ए यानी कि रचनात्मक, इसमें बालक से रचनात्मक संबंधित मूल्यांकन से संबंधित है। जो एफ ए है वह बालक के रचनात्मक कार्यों से संबंधित है। जैसे कि एफ ए का नाम है फॉर्मेटिव टेस्ट। एफ को क्या कहेंगे? फॉर्मेटिव, यानी कि जब रचना है, रचना को फॉर्मेट किया जाता है तो फॉर्मेटिव टेस्ट। ये बालक कितना परफॉर्म कर रहा है, बालक की क्या स्थिति है, किस प्रकार बालक इसमें रुचि ले रहा है, नहीं ले रहा है, ये सही बातें रचनात्मक में किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा दूसरा है एस ए। एस ए का मतलब होता है समेटिव टेस्ट, यानी कि ऐसे का मतलब योगात्मक परीक्षा। योगात्मक को कहते हैं समेटिव। ठीक है, अब ये इस प्रकार होगा। ये तो हुआ इनके नामकरण। इसके अंदर बालक की सभी जानकारियों को रखा जाता है। इसमें केवल रचनात्मकता देखी जाती है, जबकि इसमें योगात्मक नाम से पता चल रहा है कि इसमें बालक की सभी क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। जैसे कि देखिए सत्र के अंदर हमने दो अवधि में बांटा, एक तो प्रथम अवधि, एक द्वितीय अवधि। अब दो अवधि जो कि पहली 5 माह की थी, 5 माह में किस प्रकार लिया जाएगा? जो हमारा पहला मूल्यांकन होगा वह कहलाएगा एफ ए, और एफ ए और जो पहली बार लिया जाएगा उसे कहेंगे एफ ए 1, और जो एफ ए 1 लिया जाएगा वह पूरे पाठ्यक्रम का 10% होगा, यानी कि पाठ्यक्रम कितना होगा इसमें 10%। फिर हमारा एक और एफ ए लिया जाएगा, यानी कि एफ ए 2, और ये एफ ए 2 कितने प्रतिशत का होगा? 10% पाठ्यक्रम से संबंधित। देखिए, और जो हमारा ऐसे होगा, यह ऐसे यानी कि योगात्मक या समरेटिव, इसको मैं हटा देती हूँ, ये कुल पाठ्यक्रम का 30% होगा। अब देखिए ये कुल था 50%, 10 इधर हो गया, 10 इधर हो गया, और 30 अगर हम इनको जोड़ेंगे तो टोटल 50 आ जाएगा। तो 30% पाठ्यक्रम इसके अंदर होता है। अगर हम द्वितीय अवधि में देखें तो द्वितीय अवधि में भी सेम फॉर्मेट चलेगा, यानी कि एफ ए, अब देखो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे एफ ए 3, यहाँ पे एफ ए 4। ये एक ही सत्र की बात है, लेकिन एक ही सत्र में दो अवधियों में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे 1 है तो यहाँ पे ऐसे 2 हो जाएगा, और इसके अंदर भी वही वर्गीकरण है, 10% पाठ्यक्रम, 10% पाठ्यक्रम, यानी कि इस शेष जो बचा हुआ 50% है इसमें से वर्गीकृत है ये, और ये हो गया हमारा शेष 50 में से 30% वर्गीकृत। ठीक है, देखिए अब आपसे सवाल किस प्रकार पूछे जाएंगे। अब जो आपके सवाल होंगे वह कुछ इस प्रकार होंगे कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधियों को किस प्रकार बांटा जाता है। तो हम कह सकते हैं 2 अवधियों में बांटकर इसका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि प्रथम अवधि एवं द्वितीय अवधि। ठीक है, अगर इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें एक सवाल दूसरा ये हो सकता है कि कुल अवधि जो है हमारी कितने माह की होती है। तो हम कहेंगे 10 माह की, और कितना पाठ्यक्रम लिया जाता है? तो 100% पाठ्यक्रम का इसमें समायोजित किया जाता है। जो प्रथम अवधि है उसमें कितने प्रतिशत पाठ्यक्रम लिया जाता है? 50%। द्वितीय अवधि में भी 50%। कुल माह कितना है? 5 माह, ये भी 5 माह। अब हमारा अगला सवाल जो बन सकता है वह देखिए, एक ही सतत व्यापक मूल्यांकन के सिर्फ एक छोटे से टॉपिक में कितने सारे सवाल मैंने आपको बता दिए, और ये जाहिर सी बात है इतने सवाल बन भी जाते हैं, और पूछने वाला किसी प्रकार से पूछ सकता है, क्योंकि हमें हमारा हर टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के जो पहली अवधि का पहला टेस्ट कौन सा होता है? तो हम कहेंगे एफ ए। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दूसरा जो टेस्ट होता है, या दूसरा जो मूल्यांकन होता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम भी एफ ए ही है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अंतिम मूल्यांकन होगा एस ए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की दूसरी अवधि का पहला ये है, दूसरा ये, और पूरे ही मूल्यांकन की दृष्टि से देखिए तो हमारा अंतिम ये हो गया एस ए 2। लेकिन
अगर पूछे जाए तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कितने ऐसे यानी कितने योगात्मक मूल्यांकन किए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 2। जबकि अगर एफ ए पूछे जाए तो एफ ए होते हैं हमारे 4। जैसे कि आपने देखा हमारे एफ ए हैं 4, यानी कि 1 2 3 और 4, यानी कि 1 2 3 और 4। और अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे हैं हमारे 1 और 2। तो इस प्रकार आप अपने सभी सवालों के जवाब को देने के लिए तैयार हो सकते हैं अब, क्योंकि मैंने आपको सभी तरह से समझा दिया है, मैंने आपको विस्तृत जानकारी दे दी है। अब कहीं से भी सवाल आएगा तो गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, आप अच्छे से कर देंगे। देखिए एक छोटे से चैप्टर में भी कितने सारे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य जानेंगे। देखिए इसका पहला जो उद्देश्य है, पहले मैं इसकी हेडिंग डाल दूं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य। देखिए हमारा पहला जो उद्देश्य है वह है बालकों का सर्वांगीण विकास। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, बालकों का सर्वांगीण विकास। दूसरा अगर हम उद्देश्य देखें तो इसमें होगा कि प्राप्त ज्ञान के उपयोग की क्षमता की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि प्राप्त ज्ञान के उपयोग की क्षमता की जानकारी, यानी कि बालक में कितनी ज्ञान प्राप्त हुआ और उसका वो किस तरह से उपयोग लेने में सक्षम है, इसकी जानकारी हमें हो जाएगी। इससे बालक की रुचियाँ और अभिव्यक्ति का पता चल जाएगा, यानी कि बालक की रुचि व अभिवृत्ति की जानकारी अब हमारा चौथा जो होगा वह है अधिगम एवं शिक्षण की समग्रता पर बल दिया जाता है। इसमें अधिगम यानी सीखना, जैसे कि आप जानते हैं, और सीखना कहीं पर भी हो सकता है, इसलिए इसमें सभी तरह का समावेश किया गया है, इसलिए सतत एवं व्यापक है, इसलिए इसमें अधिगम को भी रखा गया है शिक्षण के साथ। देखिए ध्यान देने योग्य बात है ये। हो सकता है आपसे उद्देश्य में से सवाल आ जाए कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। मैं हर तरीका आपको सामने कंटेंट रख रही हूँ। अब आप देखिए अधिगम, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया अधिगम हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं, वह अधिगम है। और शिक्षण केवल हम शिक्षा के द्वारा ही सीख सकते हैं। हमारे जो पाठ्यक्रम संबंधित जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहा जाता है शिक्षण, उससे सीखना शिक्षण कहलाता है। शिक्षण भी एक देखा जाए तो एक सूक्ष्म रूप है, जबकि अधिगम एक व्यापक रूप है। अगर हम हमारा अगला देखें तो छात्रों को अधिक से अधिक सह शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, यानी कि सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित। हमारा अगला जो है वह होगा कि विद्यार्थियों के में आवश्यक जीवन कौशल का विकास होता है, यानी कि जीवन, क्योंकि बालक इतनी सारी क्रिया करेगा तो उसको अपनी हैबिट्स के बारे में पता चल जाएगा, उसको अपनी क्षमता के बारे में पता चल जाएगा, तो इसलिए इसे जीवन कौशल का विकास कहा गया है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इससे सर्वांगीण विकास होता है, इसका उद्देश्य, मूल्यांकन का उद्देश्य सर्वांगीण विकास होता है बालक का। प्राप्त ज्ञान के उपयोग की क्षमता की जानकारी होती है, बालक ने कितना ज्ञान प्राप्त किया और उसकी किस उपयोग में ले रहा है, किस क्षमता के आधार पर लेता है, इसकी हमें जानकारी हो जाती है। बालक की अभिरुचि और अभिव्यक्ति की जानकारी होती है। अधिगम एवं शिक्षण में समग्रता पर बल दिया जाता है। सह शैक्षिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जीवन कौशल का विकास होता है। देखिए अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन, जैसा कि हमने आगे शॉर्ट रूप में पढ़ लिया है और पढ़ेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षण व्यवस्था है जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने
कक्षा 6 से 10 तक सभी विद्यालयों के लिए तथा कुछ विद्यालय 12वीं तक लागू किए। देखिए, ध्यान देने योग्य बात है कि मैंने कहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहाँ तक लागू किए? 6 से 10 तक। जबकि हमारे राजस्थान में कहाँ तक लागू है? कक्षा 1 से 5 तक। आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में राजस्थान में किस कक्षा तक लागू किया गया है? तो हमारा जवाब वो हमें ये भी देगा और वो ये भी देगा। हमें ये लगा के आना है क्योंकि ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लागू किया गया है, पर हमारे राजस्थान में जो लागू किया है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक लागू किया गया है। देखिए, सीसीई की जो हमारा सीसीई है कि शिक्षा व्यवस्था द्वारा पारंपरिक चॉक एंड टॉक विधि में अत्यंत परिवर्तन लाना है। पहले एक अध्यापक आता था, वह चौक से लिख के चला जाता था और बालक से बात करके उस विषय में बालक से बात करके या बालक को समझा के चला जाता था। अर्थात तात्पर्य यह है कि केवल पहले बालक को पाठ्यक्रम संबंधित ज्ञान तक ही सीमित रखा जाता था। जबकि अगर अब हम देखें तो हमने देखा कि इसमें खेल कूद था, चित्रकला थी, संगीत कला थी और अन्य गतिविधियाँ भी थी, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा था। तो इसमें चॉक एंड टॉक जो विधि है इसमें परिवर्तन लाना है, यानी कि अगर इसका क्रियान्वयन हमने देखा तो इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें विद्यार्थियों को केवल ग्रेड दी जाती है जो कि निम्न आधारित है। इसमें इसका क्रियान्वयन किस प्रकार होगा? ग्रेड के आधार पर। अब ग्रेड किस आधार पर दी जाती है? हमारी पहला जो आधार दिया जाता है वह होता है कार्य अनुभव कौशल, यानी कि बालक ने किसी कार्य करने के बाद कितना अनुभव किया, किस प्रकार उसने कार्य किया, किस कुशलता के साथ उसने कार्य किया, इन सभी चीज़ों को उसमें मद्देनजर रखा जाता है। बालक ने कार्य करते वक्त कितना नवाचार का प्रदर्शन किया, उसके नंबर मिलते हैं। बालक में किसी भी कार्य को सीखने की या किसी भी कार्य को करने की कितनी तत्परता है, यानी कि बालक को सीखने हेतु तत्परता कितनी है, इसके नंबर हैं। अगर हम चौथा देखें, इसके अंदर अंक इस प्रकार दिया जाता है कि समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, यानी कि समूह कार्य की योग्यता, यानी कि वह एक अच्छा लीडर है या वह एक समूह में देखिए अच्छा कार्य कर रहा है, यानी कि उसका एक सामाजिक विकास किस प्रकार है। अगर वह समूह में कार्य करने में कुशल नहीं होगा तो उसके अन्य बालकों से हो सकता है झगड़ा होगा, और अगर वो अच्छी तरह कुशलता से कार्य कर लेगा सभी मित्रों के साथ मित्रता पूर्वक, तो वो यानी कि वह अच्छा सामाजिक व्यक्ति है या बनेगा। समूह कार्य करने की योग्यता। देखिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, यानी कि बालक की जो अभिव्यक्ति है वो किस प्रकार है? सार्वजनिक। विद्यार्थी का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार, यानी कि विद्यालय में बालक का व्यवहार, इन सभी के बालक को अंक दिए जाते हैं। देखिए, एक बार दोबारा देखिए क्योंकि पूछा जाता है दोबारा, तो मैं आपको बताती हूँ। इसमें ग्रेड किस प्रकार दी जाती है? कार्य अनुभव कौशल के आधार पर, नवाचार के आधार पर, बालक के सीखने हेतु तत्परता के आधार पर, बालक के समूह कार्य करने की योग्यता के आधार पर, विद्यार्थी सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के आधार पर और विद्यालय में बालक के व्यवहार के आधार पर। अगर हम देखें तो ये हमारा टॉपिक है, इसको हम मिटा देते हैं क्रियान्वयन का। देखिए, सीसीई का जो पुराना तरीका था वह क्या था? सीबीएसई द्वारा पहले मूल्यांकन हेतु साल भर में एक परीक्षा का आयोजन किया जाता था, जिससे कि प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों को अंक प्रदान किए जाते थे। लेकिन अब वर्तमान में मैंने आपको बताया कि दो फॉर्मेट है, एक हमारा था FA और एक हमारा SA, यानी कि हमारा एक था रचनात्मक परीक्षण
और दूसरा हमारा था योगात्मक, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया, योगात्मक परीक्षण। तो पहले कैसे लिया जाता था, केवल साल में एक बार ले लिया जाता था, और अब साल में 2 बार लिया जाता है। उनका अंक का विवरण भी इस प्रकार मैंने आपको समझा दिया था। अब देखें तो CBSE द्वारा 2009 में, देखो इसमें ध्यान देनी होगी, कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, यानी कि स्पेशल जो बात है उनको मैं आपको लिखा देती हूँ। जैसे कि देखिए CBSE ने अक्टूबर 2009 से कक्षा 9 एवं 2010 से, ये थी CBSE की बात, कक्षा 10 में भी CCE लागू। देखिए मैंने आपको बताया कि CBSE ने अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 में तथा 10 के अंदर कक्षा 10 में CCE लागू किया था। किससे किया था, CBSE की बात है ये। अगर हम इसके अब तत्व देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के हम तत्वों को जानेंगे। भारत में CCE प्रशिक्षण केंद्र स्थित कहाँ है, पंचकुला गुजरात में। देखिए छात्र के मूल्यांकन करने के प्रमुख तत्वों में पहला तत्व अगर हम देखें तो, अगर हम देखें भारत में CCE हमारा पहला जो तत्व है, तो जैसे कि उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ। वह जानकारी है कि भारत में CCE प्रशिक्षण केंद्र है पंचकुला गुजरात में। और अगर हम हमारे प्रमुख तत्वों के बारे में जानकारी लेंगे तो वह इस प्रकार है। पहला है हमारा, इसमें आधार रेखा बनाई जाती है। आधार रेखा मूल्यांकन का आधार इसमें किया जाता है कि मूल्यांकन किन किन आधारों पर किया जाएगा। दूसरा है हमारा मूल्यांकन, पहले योजना बनाई जाती है, यानी कि पहले तो आधार रेखा बनाएंगे, फिर उसकी योजना बनाएंगे कि मूल्यांकन को किस प्रकार क्रियान्वयन किया जाएगा। उसके बाद समूह शिक्षण या कक्षा शिक्षण पर बल दिया जाता है, यानी कि समूह शिक्षण या कक्षा शिक्षण पर बल। चौथा अगर हम देखें तो शिक्षण के दौरान प्रत्येक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है, यानी कि बालक के प्रत्येक व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसके बाद अगर हम पांचवा देखें तो मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का इसमें प्रयोग लिया जाएगा, यानी कि अन्य उपकरणों का प्रयोग। छठा अगर हम देखें तो शिक्षण योजनाओं में बदलाव की इसमें दृष्टि रखी जाएगी। अगर बालक को समझ में नहीं आ रहा, सभी विषयों को वह शिक्षण विधि समायोजित नहीं कर पा रही, सभी बालक इससे संतुष्ट नहीं है, सभी को ज्ञान नहीं मिल पा रहा, तो उसमें शिक्षण विधियों में बदलाव लाया जाएगा, यानी कि शिक्षण योजनाओं में बदलाव लाया जाएगा अगर आवश्यक है तो। एक सातवां हमारा है, इसके अंदर 4 तो FA होते हैं और हमारे 2 SA होते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिए। देखिए इनको अब हम मिटा देते हैं। मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण अगर हम देखें तो इसमें जो उपकरण होंगे वह कौन कौन से होंगे, तो मूल्यांकन के जो उपकरण होंगे, सबसे पहले तो शिक्षक के दौरान शिक्षण में अवलोकन किया जाएगा, यानी कि शिक्षण के दौरान अवलोकन। मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा। दूसरा, एक शिक्षण योजना बुक द्वारा, इस बुक के अंदर देखिए, इस बुक की एक शिक्षण योजना बुक बनाई जाती है, उसके अंदर बालक शिक्षण में क्या कराया जाएगा, बालक की गतिविधियाँ क्या होती है, इन सब बातों को लिखा जाता है। इसके बाद जो मूल्यांकन के उपकरण हो सकते हैं वह है बच्चों की दैनिक डायरी, इससे हमें जानकारी मिल सकती है। इसके बाद वर्कशीट और हमारी ये चेक शीट होती है, जिसमें बालक को नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे मूल्यांकन की इत्यादि के नंबर दिए जाते हैं। उन सभी चेक शीटों से
मालूम कर सकते हैं कि बालक किस ओर गतिशील है, किस ओर जानकारी ग्रहण करने में उसका ज़्यादा रुचि है। प्रोजेक्ट कार्य, बालक को अगर हम प्रोजेक्ट कार्य दे दें तो उससे बालक की जानकारी का हमें पता चल जाएगा कि बालक क्या रुचि है या नहीं है। पेपर मूल्यांकन, देखिए यह है पीयर मूल्यांकन, सॉरी माफ़ कीजिए, पीयर मूल्यांकन क्या है? पीयर मूल्यांकन है एक बालक के द्वारा दूसरे बालक की, यानी कि एक बालक द्वारा दूसरे बालक की मूल्यांकन लेना। देखिए इसके बाद अगर हम हमारा है उपकरण, तो उपकरण हमने किए शिक्षण के द्वारा अवलोकन करना, शिक्षण योजना बुक बनाना, बच्चों की दैनिक डायरी बनाना, वर्कशीट बनाना, चेकशीट बनाना, प्रोजेक्ट कार्य करना, और पीयर मूल्यांकन यानी कि एक बालक को दूसरे बालक से जोड़ना। और अगर इसको हम मिटा देते हैं और हमारे अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि इसमें ग्रेडिंग दी जाती है बालक को किस प्रकार इसमें ग्रेडिंग दी जाएगी, अब हम ये देखेंगे। देखिए जिस सिद्धांत से या जिस रूप में ग्रेडिंग दी जाती है उसे कहते हैं 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, यानी कि 9 पॉइंट, देखिए मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, 9 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल। ठीक है, 9 पॉइंट इसलिए कहा क्योंकि इसमें 9 पॉइंट्स में दिया जाता है। अब इसमें है मार्क्स, अब देखना, और इधर है ग्रेड। देखिए सबसे पहले हम इस क्रम में इसे बांटते हैं। जब भी बालक को ग्रेड दी जाएगी तो देखिए इस क्रम में बालक को ग्रेड बांट दी है, यानी कि 91 से 90 तक के बच्चे और 81 से 90 के बच्चे, सॉरी माफ़ कीजिए, 91 से 100 तक के बच्चे, यानी कि जो इस रैंक में लाए वो इस रैंक में, यानी कि इस क्रम में ये जो बच्चे नंबर लाएंगे उनको इस रैंक में रखा जाएगा। देखिए इसके बाद अगर हम देखें तो वर्गीकरण कुछ इस प्रकार होगा, जैसे कि 33 से 40 अंक लाने वाले, और 20 से लेके 33 तक अंक लाने वाले, और 20 से कम। देखिए जो 91 से लेके 100 तक जो नंबर लेके आएंगे उन बालकों को या तो रखा जाएगा A+, या उन्हें दिया जाएगा A+, या उन्हें दिया जाएगा A1। अगर हम 91 से 90 के बालक को अंक या देंगे, ग्रेड देंगे, तो वो इस प्रकार देंगे। A, देखो इसमें प्लस था, इसमें केवल A है, इसमें A*, देखिए इसमें डबल स्टार थे, इसमें केवल एक स्टार दिया जाएगा, और A2। 71 से लेके 80 में रैंक इस प्रकार दी जाएगी, बिल्कुल इस तरह से जैसे हमने 91 से 100 में दी थी। B+, B डबल स्टार, B1, B1 स्टार, और ये B2। इसमें भी इस प्रकार दी जाएगी C+, C डबल स्टार, C1, C1 स्टार, और ये C2। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अगर हम देखें 33 से 40 इस प्रकार होगा वर्गीकरण, उसके अंदर केवल मात्र D को ही रखा जाएगा, इसमें कोई अदर साइन नहीं है। और अगर 20 से 33 का हम देखें क्रम, तो उसके अंदर E डबल स्टार या E1 है, और 20 से कम अगर हम देखें तो E1 स्टार एंड E2 है, यानी कि इस प्रकार इनका बालकों को नंबरिंग दी जाती है। किस प्रकार दी जाती है? 91 से 91 से लेकर 100 तक में या तो A+ दिया जाएगा, A2 स्टार दिया जाएंगे, या A1 दिया जाएगा,
और अगर इसी क्रम में अगर हम देखें तो या तो स्टार घट रहे हैं, या प्लस है, यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे 1 है या 2 नहीं है। इसी क्रम में बी के साथ बी में भी यही है और सी में भी यही है। डी में केवल 33 से 40 में केवल डी है, और 20 से 33 और 20 से कम इस डिवाइडेशन में ई को रखा गया है। अगर हम देखें तो अगर अब हमारे आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे के कंटेंट में हम देखिए, यह तो हुई मूल्यांकन की बात। अब अगर हम मूल्यांकन करें सह शैक्षिक मूल्यांकन के तत्व की, यानी कि सह शैक्षिक मूल्यांकन तत्व, तो कौन कौन से सह शैक्षिक मूल्यांकन तत्व? देखिए, इससे एक तो जीवन कौशल की, जिससे मैंने आपको पहले पढ़ाया था, जीवन कौशल जो कि खेल, संगीत, गतिविधियाँ इत्यादि में बालक की रुचि हो जाती है, तो उसके जीवन कौशल में इसका बहुत ही योगदान हो जाता है। इसमें तर्क चिंतन की क्षमता बढ़ती है, यानी कि तर्क चिंतन कौशल का विकास होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक कौशल का विकास होता है। बालक व्यवहारिक बनता है, जब उसको समूह में कार्य करने के लिए दिए जाते हैं तो बालक में कई गुणों का समावेश होने लगता है। बालक में संवेगात्मक विकास होता है, संवेगात्मक कौशलों का। इस प्रकार हम देख सकते हैं। अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो हमने देखा कि मूल्यांकन के महत्व, जो कि हमने आगे भी मूल्यांकन के थोड़े महत्व देखे थे, हम और देख लेते हैं। मूल्यांकन के महत्व, तो इसका पहला महत्व हम देखें तो इससे दिशाबोध एवं मार्गदर्शन में सहायक है। क्या होता है इसमें? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें दिशाबोध एवं मार्गदर्शन में ये सहायक है। लिख देती हूँ, दिशाबोध एवं मार्गदर्शन में सहायक। दूसरा हमारा होगा छात्र की व्यक्तिगत कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है, यानी कि छात्र की व्यक्तिगत कार्य क्षमता की जानकारी। मूल्यांकन ज्ञान वृद्धि में सहायक है। जैसे कि आपको पता है, मूल्यांकन से पता चल जाता है कि बालक का विकास किस रूप में हो रहा है। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की क्षमता एवं योग्यता अनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि बालक के वर्गीकरण में भी ये सहायक है। एवं आवश्यकता अनुसार शिक्षण व निर्देशन में भी दिया जाता है, यानी कि जिस प्रकार आवश्यकता होगी उस प्रकार निर्देशन दिया जाएगा एवं शिक्षण दिया जाएगा। यानी कि इससे बालक की रुचि, अभिवृत्ति आदि का विकास होगा। ये सारी बातें भी हमने जान ली, देख ली, सीख ली। इस प्रकार हमारे मूल्यांकन का जो टॉपिक है वह हमने शुरुआत में, देखिए आपको पता है शुरुआत हमने यहाँ से की थी कि हमारा CCE था। CCE का हमने 2 भागों में बांटा था कि एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। हमने इसके बारे में जानकारी ली कि 2010 में लागू हुआ था। पहले आरंभ में ये 7 स्कूलों में लागू हुआ, फिर 1 अप्रैल 2010 से ये संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया। मूल्यांकन के हमने क्षेत्र का अध्ययन किया कि मूल्यांकन में कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि कक्षा CBSE में अगर हम देखें तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक लागू है, जबकि अगर RBSE का हम देखें तो केवल 1 से लेकर 5 तक ही लागू है। इसके बाद हमने इसके मूल्यांकन के हमने उद्देश्य जाने कि क्यों मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन को हमने जाना कि किस प्रकार यह क्रियान्वयन होते हैं, इसके कौन कौन से आधार हैं। उनमें हमने कार्यानुभव, कौशल, नवाचार, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी में सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विद्यार्थी का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार इत्यादि के बारे में हमने जानकारी ली। फिर हमने CCE के पुराना तरीका और नए तरीकों में तुलनात्मक अध्ययन किया। उसके बाद हमने इसके तत्वों को जाना कि मूल्यांकन के तत्व कौन कौन से हैं, मूल्यांकन में प्रमुख उपकरण कौन कौन से हैं। फिर हमने 9 पॉइंट ग्रेड स्केल की जानकारी ली। फिर हमारा अभी मूल्यांकन का हमने महत्व अभी पढ़े, जिसमें दिशाबोध एवं मार्गदर्शन में सहायक होता है मूल्यांकन।
व्यक्तिगत कार्य क्षमता की जानकारी मिलती है। मूल्यांकन में ज्ञान वृद्धि सहायक है। इसमें बालक का वर्गीकरण किया जा सकता है, निर्देशन एवं शिक्षण किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखें तो बालक का सर्वांगीण विकास की होता है इसमें। तो इस प्रकार हमारा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का टॉपिक समाप्त होता है। और ध्यान रखिए, जो भी सवाल पूछे जाएंगे इन्हीं में से पूछे जाएंगे। मुख्य तो अगर सवाल पूछे जाएंगे तो आपके एफए और एसएफ से संबंधित जो मैंने आपको सवाल बताए उन्हीं में से पूछे जाएंगे। अब आप सभी सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।